हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जहां से जब भी आप जो भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे ग्रीटिंग्स आपके लिए। ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं ऑडिट का, वो चैप्टर करने वाले हैं हम ऑडिट का चैप्टर नंबर 11, दैट इज एथिक्स। ठीक है, एथिक्स ऑफ ऑडिट। ये हम करने वाले हैं, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के भैया आप अपनी मॉड्यूल को लेके बैठिए, मॉड्यूल को ओपन करते हैं, देन विल प्रोसीड। ओके। यस। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हमें एथिक्स, सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी। ठीक है, आजादी मतलब माइंड से और फिजिकल अपीयरेंस से भी, तो वो दोनों चीजें मिला के ऑडिटर इंडिपेंडेंस बनती है। इसके बारे में बात करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम एसए 210 के बारे में देखेंगे, एसए 200 के बारे में देखेंगे, और एसक्यूसी 1 के बारे में, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके। आगे जाके तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आज का ये जो आपकी केस स्टडी है, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। वैसे आप जब सीए फाइनल में जाएंगे तो आप वहां पे पढ़ेंगे द सीए एक्ट। सीए एक्ट 1949 आप पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आपको ये चैप्टर, अगर आपने इस चैप्टर का बेस यहाँ पे बहुत अच्छे से किया होगा, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं मैडम छोड़ो ना, पहले इंटर तो क्लियर करना है, तो सीए फाइनल तो बात की बात देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथिक्स का मतलब क्या होता है। बेटा इथिक्स का मतलब ये होता है, हर चीज डिग्री जरूरी नहीं होती, डिग्री मतलब जरूरी है इस प्रोफेशन के लिए, आई जस्ट टेक माय वर्ड्स बैक। लेकिन इथिक्स का मतलब होता है एक मोरल प्रिंसिपल्स। वो वाली स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, एक प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न अ पर्सन बिहेवियर फॉर इज कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। ठीक है। जब भी कोई पर्सन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो नॉन प्रोफेशनल हो, तो भैया उसके जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कि जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो भी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको उसके मोरल प्रिंसिपल यानी कि उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें कि आप पेशेंट से बहुत तेजी आवाज से बात नहीं कर सकते। यू हैव टू ऑलवेज पोलाइट। आप आपके घर में भी कोई डॉक्टर होगा तो आपने देखा होगा कि भैया वो घर में बहुत तेजी से वैसे बात कर रहे हो, लेकिन पेशेंट के साथ वो कभी भी ऐसे नहीं, क्योंकि क्यों, इसका रीजन क्या है। और सेम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी इसका रीजन यही है कि दैट्स इंक्लूडेड इन आवर मोरल प्रिंसिपल। ओके। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, तो भैया क्यों होता है, तो जैसे एज आई मेंशन, प्रोफेशनल लाइक जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनकी एक डिग्री होती है, जिनको एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद, पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद वो चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है, उनको प्रोफेशनल बोला जाता है। प्रोफेशनल लाइक लॉ, मेडिसिन हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स, सबसे सबके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है यू हैव टू वर्क लाइक दिस इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, यू हैव टू सेट योर माइंडसेट लाइक दिस। जब भी आप प्रोफेशनल की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, तो आपको इस तरीके से काम करना है। ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा होता है या कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है। अगर आप उसके तहत काम नहीं करते, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी डिग्री पे, आपके मोरल पे, इन पे खतरा आ सकता है। तो सिंस हमारा जो ऑडिट है वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स में आता है, तो वी डू हैव द कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो। ठीक है। तो पर्पस क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, पर्पस होता है द पर्पस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इज टू एनहांस। अभी अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं, एक तरह से ऑडिट को जो ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है। हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑडिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑडिट में अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है, चाहे वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दे रहा हो, चाहे वो एसआरई में दे रहा हो, किसी में भी आप अपनी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट पे या फिर रिव्यू करते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, तो पर्पस क्या होता है। द पर्पस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट का पर्पस क्या है, जो भी अश्योरेंस एंगेजमेंट है, एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंड यूजर। अश्योरेंस, ऑडिटर हमेशा अश्योरेंस देता है। ठीक है, तो भैया ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये क्या बोल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से इंटेंड यूजर्स को हेल्प करता है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। भैया अब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, अब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करी, मुझे क्या पता उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, मुझे क्या पता कंपनी डे टू डे क्या करे। भैया कंपनी है बॉम्बे की, मैं बैठी हूँ केरला में, तो मैं कैसे देखूंगी भैया, मैं वहां पे ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करूंगी। और आई बिलीव आई हैव अ कॉन्फिडेंस दैट ऑडिटिंग इज अ प्रोफेशनल, ऑडिट एक प्रोफेशन है, इसका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, एक मॉनिटर बॉडी बैठी हुई है, आईसीआई। ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने
जो कि इस बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड है, उसने अपने सारे कोड ऑफ कंडक्ट नॉलेज का यूज करके ये ऑडिट रिपोर्ट पेश करी होगी। तो मैं उस ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा करके उस कंपनी के अंदर के डिसीजन, मतलब मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वॉट एवर एक्स वाई सी द डिसीजन, मैं उसमें ले सकती हूँ। ओके, प्रोफेशनल इथिक्स आर बेस्ड ऑन मोरालिटी। सबसे पहले देखिए, ये प्रोफेशनल इथिक्स मोरालिटी पे बेस्ड है। ह्यूमन बीइंग, what is it is a man open his personal growth about services, however person who as individual as a class is willing to public। सिंपल बात है। अगर आप मोरल एथिक्स की प्रोफेशन में, क्या होता है, प्रोफेशन मीन्स जहां आपको पर्सन से डीलिंग करती है। एक बात को आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है पर्सन से डीलिंग करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऑल्दो डोंट टेक इट इन रॉन्ग सेंस, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स। इंग्लिश, इंग्लिश को आजकल हम बहुत ज्यादा लैंग्वेज समझ लेंगे। इफ यू नो द इंग्लिश, अगर हमें इंग्लिश बहुत अच्छी फराटे से बोलने आती है, वी हैव अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट, तो हमारा जो क्या होगा, हमारा ज्यादा स्कोप बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है, यू आर द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो पब्लिक, जनरल पब्लिक से जिनको डील करना है, जैसे कि लॉयर हो गया, जैसे कि डॉक्टर हो गया, या आपका है। तो आपको जो मोस्टली जो डील करना होता है वो लोकेलिटी से डील करना पड़ता है। लोकल पीपल बहुत सारे होते हैं, लोकल वेंडर हो सकते हैं। तो बड़ा जरूरी नहीं है कि हर चीज में इंग्लिश है। तो भैया अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि तुम मतलब इंग्लिश आना बहुत अच्छी जरूरी है। आप फोर्सेस, मतलब आप ओवरसीज जा सकते हैं काम करना। बट जो बच्चे यहाँ पे, कि यू आर द सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। हिंदी कोई लोकल, हिंदी कोई इसकी मतलब ये नहीं कह सकते नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। हमारी सारी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारी, तो एटलीस्ट एक हिंदी एक वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंक्लूड द हिंदी मीनिंग इन माय क्लास। तो मैं हिंदी मीनिंग अपनी क्लास में जरूर इंक्लूड करती हूँ, कि आपका बेस समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो रट्टा मार के जाते हैं ना, कि ये फलाना डैश 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 डैश, अगर तुम्हें उस चीज का मतलब ही नहीं पता होगा, तो देयर इज नो यूज, बिकॉज दिस नॉलेज दैट यू आर गेनिंग टुडे, जो नॉलेज जो आप गेन कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी ले रहे हो, कोचिंग से ले रहे हो, यूट्यूब से दे रहे हो, वो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करनी है। वो बात अलग है, तुम सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हो कि भाई एक डिग्री आ जाए तो दैट्स इट। लेकिन जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, टीचिंग है, जो भी फील्ड है, कंसल्टेंसी के है, उनको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान हो गया बहुत, आगे चलते हैं। ठीक है, तो नीड फॉर प्रोफेशनल इथिक्स। नाउ नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, मैं आपको बताती जाऊंगी क्या टॉपिक है, नीड फॉर प्रोफेशनल इथिक्स क्यों होता है। ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेस वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच ऑफ इथिक्स, इथिकल और लीगल। ठीक है, इथिकल और लीगल। ओके, फॉर एग्जांपल, इथिकल और लीगल में क्या फर्क है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं हॉस्पिटल में, अगर आप स्मोकिंग करते हैं हॉस्पिटल में, दैट इज इलीगल, राइट। अगर आप हॉस्पिटल में शोर करते हैं, तो ये सारी है, दैट इज इलीगल। आप मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर ड्रिंक करके आ रहे हैं, दैट इज इलीगल। यही चीज मैं कह रही हूँ कि आप एक पब्लिक प्लेस में हैं, आप पब्लिक प्लेस में जाके, मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं, एक इवेंट में है, एक जो भी है, कुछ अच्छा एजुकेशन इवेंट चल रहा है, आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। दैट इज नॉट इलीगल, बट इट दैट इज इट अनएथिकल, वो अनएथिकल है। ठीक है, इथिकल गाइडेंस में फॉलो, तो इथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच। भैया इथिकल गाइडेंस क्या कह रहा है, कि आपको एक प्रिंसिपल सिद्धांत बेस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए, या रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए, राइट। The essence of principle based approach to ethics that is require compliance with the spirit of ethics. Okay, it requires accountant to exercise professional judgment, okay, in every situation based upon their professional knowledge. बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि एआई आ गया है, अब बहुत से लोगों की जॉब को ओवरलैप कर चुका है, क्या मैम हमारी जॉब को भी ओवरलैप कर सकता है? देखिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, या अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उस केस में आपका एथिकल, आपका जो एआई है, वो आपको ओवरलैप कर सकता है टू सम एक्सटेंट। बट जो ऑडिट की रिपोर्ट दी जाती है एज एन ऑडिटर, ऑडिटर का काम होता है प्रोफेशनल जजमेंट देना, बेस्ड अपॉन देयर ओपिनियन, ओपिनियन पे बेस्ड करके प्रोफेशनल जजमेंट देना है या ओपिनियन देना है, राइट। तो वहां पे भैया जो एक रोबोट है, एआई है, दैट इज अ रूल बेस्ड। अगर ऐसा है तो गलत है, बट उसका ना तो सिनेरियो नहीं है। बट आपका जो प्रोफेशनल है वो फिलहाल के लिए खतरे में नहीं है,
ठीक है, तो ये दिमाग लगाना छोड़ दो। बच्चे कह रहे हैं मैडम हम पास ही हो जाए वही बहुत है, आप कौन सी बात कहाँ लेके जा रहे हो। ओके सॉरी। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में एक ऑडिटर को, जो आपने प्रोफेशनल नॉलेज गेन की है, हर सिचुएशन में एक ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल जजमेंट की तरह सोचना पड़ता है। ठीक है, हाउ एवर रूल बेस्ड अप्रोच टू इथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलोज। जो रूल बेस्ड अप्रोच होती है स्ट्रिक्टली फॉलोज द एस्टेब्लिश रूल। भैया रूल बेस्ड का मतलब क्या होता है, आप देखो इथिकल क्या है, रूल बेस्ड क्या है कि तुम्हें भैया 9 बजे तक डॉट क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अगर तुम 9 बज के 1 मिनट में रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारी आप सैलरी कट, दैट इज अ रूल बेस्ड। लेकिन बारिश का मौसम है, थोड़ा सा ये है कि 15 मिनट्स का लैग दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एथिकल बेस्ड। ओके, अच्छा बच्चों नेक्स्ट। नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने टाइप के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, तो कितने टाइप के आपके पास, आपके पास है बेटा ये रहा। सबसे पहले होता है इंटीग्रिटी, फिर होता है ऑब्जेक्टिविटी, then professional competence and due care, confidentiality and professional behavior that also mentioned in SQC1। ठीक है, ये आपका SQC1 में भी इनका क्वालिटी कंट्रोल में भी जिक्र किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट, यहाँ पे ऑडिटर की बात नहीं करी, यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात की है। वो प्रोफेशन सीए में भी हो सकता है, वो सीएस भी हो सकते हैं, सीए में भी हो सकते हैं। shall comply with the principle of integrity which requires accountant to be straightforward and honest। integrity का मतलब होता है बायस नहीं होना। आपने देखा है फॉर एग्जाम्पल कोई किसी के लिए, आप कोई अकाउंटेंट है, किसी के लिए काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ गलती है, इसमें कोई फ्रॉड है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरी सैलरी का क्या होगा, ये मेरे फेवर्स का क्या होगा, और आप उसको प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। सो दैट नॉट, यू आर नॉट इंटीग्रेट टू योर वर्क। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सके। इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग, तो याद रखिए फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। अब इतना भी आपको ब्रूटल ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं। ब्रूटल ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है कि भैया एक होते हैं मुंहफट, एक होते हैं बहुत ज्यादा मुंहफट, जो है बिल्कुल देते हैं। तो भैया यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ योर प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशन का डेकोरम मेंटेन करने की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं आप झूठ बोलोगे ऐसे। तो यू शुड बी ऑनेस्ट एंड बायस्ड टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। A professional accountant shall not knowingly be associated with reports, written communication where accountant believes that information contains materially false and misleading statement। अगर आपका मतलब अगर प्रोफेशनल को लगता है कि इस कंपनी के रिपोर्ट्स, मिनट्स, रिपोर्ट्स जो भी है, रिटर्न्स, वो क्या है, फॉल्स है, तो ऐसा नहीं है कि वो जान पूछ के उन रिपोर्ट्स में एंगेज होगा। वो कोशिश नहीं करेगा कि भैया इसको आगे जान पाए। तो एक ऑडिटर और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का ये फर्ज होता है, एक एथिकल रिक्वायरमेंट होती है कि he should invest, he should inquire or observe if he feels that evidence, जो भी उसने कलेक्ट एविडेंस किया दैट इज अ मटेरियली फॉल्स या मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो उसको पूछे भैया ये जान के है या अनजाने में हुआ है, राइट। इंटीग्रिटी का मतलब समझ आया। ओके, द नेक्स्ट वन माय डियर would be chartered accountants or CA finalist। Objectivity means, okay, now what do you mean by objectivity? The principle of objectivity requires auditor not to compromise the professional judgment because of bias, conflict of interest and undue influence। ठीक है, इसका मतलब क्या है प्रोफेशनल बेटा, ऑब्जेक्टिविटी और जो इंटीग्रिटी है, चलिए इसको। Now, objectivity, the principle of objectivity requires an auditor not to compromise the professional judgment। अब भाई बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम पहले भी आपने ये बताया था कि कॉम्प्रोमाइज और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट और बायस नहीं होना चाहिए, तो अब इसका डिफरेंस नोट करो। ठीक है, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में, प्लीज राइट।
integrity implies not only honesty, सिर्फ ऑनेस्टी नहीं कि सिर्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप इसका मीनिंग समझिए, इट इम्प्लाइज विथ फेयर डीलिंग, बट फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, राइट। तो फेयर डीलिंग भी होनी चाहिए कि आप डील कैसे करते हैं सिचुएशन को, और एंड है इसमें एंड ट्रूथफुलनेस के साथ, ये तो है इंटीग्रिटी का मतलब। नाउ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है जब वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट दे रहा है, अपना प्रोफेशनल जजमेंट दे रहा है, यहाँ पे इंटीग्रिटी में सारी चीजें कवर होती है, ठीक है, कि फेयर डीलिंग कैसे करनी है या फिर पिक्चर कैसे प्रेजेंट करनी है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में क्या कवर होता है कि जब आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट दे रहे हो, नॉट ओनली इन ऑडिटिंग, इन एवरी फील्ड, ठीक है, तो आपका जो जजमेंट है बायस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और आप किसी के प्रेशर में कोई भी जजमेंट वहां पे नहीं देंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉर इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल आंसर द डाउट। ओके, it requires that professional accountant should not undertake a professional activity, circumstances or relationship unduly influence that account professional regarding that activity. Now third one, professional competence and due care. ये क्या होता है professional competence? A professional accountant shall comply with the principle of professional competence and due care, which require an accountant to attain and maintain professional knowledge and skills at the level required to ensure that client. अब इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, बहुत बढ़िया सा, हाँ, डोंट टेक इट इन रॉन्ग सेंस। यू आर स्टडिंग फॉर ओनली फॉर डिग्री, आप सब करते हैं रटो रटो रटो, ये लिखना है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है इस केस में, ठीक है। वाई? बिकॉज जो नॉलेज, जो स्किल्स, जो रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए थी कि क्लाइंट के बिजनेस को एक क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को संभालने की या प्रोफेशनल वर्क करने की, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो, चाहे वो लीगल हो, कोई भी हो, दैट स्किल्स, दैट नॉलेज यू डोंट हैव, ऑल्दो यू हैव अ डिग्री, बट उसको अप्लाई कैसे करना है दैट यू डोंट नो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। यू नो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, बट आपको नहीं पता कि उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लगना है या कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 लगना है या 4 लगना है, राइट। प्रायर पीरियड आइटम से कंटीजेंसी है, उसमें क्या है, तो दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस रिक्वायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली थ्रू आउट एंड टाइमली बेसिस। तो आपको थ्रू आउट योर टाइमली बेसिस, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, चाहे ऑडिट का है, चाहे अकाउंटिंग का है, चाहे किसी भी चीज का असाइनमेंट चल रहा है, तब तक आपको प्रोफेशनली डिलीजेंस रहना है, एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि नहीं ये मुझसे छूट गया, ऐसा कैसे हो गया, दैट इज नोन एज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, अच्छा इसमें एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोफेशन अपने क्लाइंट्स की नॉलेज, अपने क्लाइंट्स की बातें नॉट शेयर विद एनी, किसी के साथ कोई भी शेयर नहीं करना कि मेरा ऐसा क्लाइंट है, चाहे वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे हो, चाहे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे हो, चाहे कुछ भी। बट इसमें एक प्रोविजो है, इसमें क्या प्रोविजो है याद रखिएगा, इफ लॉ रिक्वायर, अगर कोई लॉ रिक्वायर करता है या ऑडिटर फील्स या प्रोफेशनल फील्स कि दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना इंटेंड यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो शेयर नहीं करी जाएगी तो वही मेरे ऊपर ब्लेम आ सकता है। इन दैट केस, इस केसेस में ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज कॉन्फिडेंशियल मतलब ऐसा नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप किसी अपने मतलब रिलेटिव्स की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप उनको सारे राज बता रहे हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है, दैट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? It requires an accountant to comply with relevant laws and regulations। भैया प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि आपको
ये बोला जाता है कि बीइंग एन अकाउंटेंट यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। सो जो कि एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में रिक्वायर है, जैसे कि एज ए ऑडिटर यू हैव टू रिक्वायर विद, यू हैव टू सी whether properly it is rules and regulation follow properly, चाहे वो लॉ के हो चाहे वो टैक्स के हो, किसी भी चीज के, राइट। सो दीज आर दी 5 fundamental principles. So 5 fundamental principles: integrity, objectivity, confidentiality, professional competence, and due care, and professional behavior. Okay. Now test your understanding. चलो चलते हैं, पहले टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं, then we'll do to the independence of the auditor. Now test of a chartered accountant in practice issued a certificate showing original cost of plant and machinery installed in premises of a client for 9 crore to save some regulatory fees of his client. However, original cost of plant and machinery was 15 crore as per the records of the clients. Which fundamental principle governing the professional ethics is violated in this case? So यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल अफेक्ट हुआ है? सबसे पहले तो इफेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। भैया आपने ओरिजिनल शो कर दिया है, और उससे भी ज्यादा एक से इसमें कॉन्फिडेंशियल ब्रेक हुआ है, एक चीज पे आपका है प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए आप, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? तो ऑडिटर को जो भाई डिसीजन, जो भी ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंस देगा, इंडिपेंडेंस मतलब अपना जो ओपिनियन देता है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर दो टाइप के होते हैं। तो ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंडिपेंडेंस, मतलब फिजिकली इंडिपेंडेंस भी होना जरूरी है अपीयरेंस में, इसको आने से रोक दिया, ये दैट्स ब्ला ब्ला ब्ला, और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड ऑल्सो, ठीक है। तो सो ऑडिटर द स्टेट ऑफ माइंड, ये जो आप डिसीजन दे रहे हैं तो माइंड से भी आप फ्री होने चाहिए। कई बार कहते हैं कि नहीं वी आर डूइंग द ग्रेट वर्क, बट मेंटली उनको कोई प्रेशर रहता है, तो मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही वाला वाला पॉइंट को लिंक करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में ऑडिटर को काम करना चाहिए, ठीक है। एक्ट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसको अपना एक्ट करना चाहिए, एंड ही हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ओके। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने किसी ब्रांच में ऑडिटर को जाने से मना कर दिया, विच कम्स अंडर हिट्स स्कोप, दैट इज कॉल्ड, दैट इज नॉट अ इंडिपेंडेंस, ओके, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो थ्रेट आता है वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब होता है कि ऑडिटर किसी कंपनी का या प्रैक्टिशनर किसी कंपनी का क्या है, काम कर रहे हैं, बट उसके खुद के मोटिव के लिए, हम खुद के उसके लिए हम चुप रहते हैं, तो दैट्स गोस टू दिस, कि गलत होते हुए भी आप उसको बोले नहीं, क्योंकि आपका खुद कोई ना कोई मोटिव है कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो दैट्स नॉट टॉलरेबल। अगर गलत है तो यू हैव टू स्टैंड, ठीक है। आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट सामने रखना, साइड में रखना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट दैट्स अकर व्हेन ऑडिटिंग फर्म इफ अ पार्टनर एंड एसोसिएट कुड बेनिफिट, वही मैंने बोला कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है उससे, एज एन ऑडिटर रेम्युनरेशन से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो भैया गलत हो रहा है तो हम क्यों बोले, चुप रहे, तो दैट्स थिंग। तो एग्जांपल्स क्या है कि अगर भैया आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियल सिग्निफिकेंट है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो रहा है उस कंपनी का, तो भैया गलत कर रही है कंपनी, करने तो हमारा क्या जा रहा है, राइट। लोन एंड गारंटी फॉर द कंसर्न क्लाइंट, अगर आपके लोन या गारंटी आपने लिया है अपने क्लाइंट से या दिया है व्हाटएवर, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस, अगर आपका घर ही चलता है क्लाइंट की फीस से, तो वो कहेगा भैया अगर एक ही असाइनमेंट है, अगर आप हमारे रास को करेंगे तो फिर हम आपका ये ले लेंगे, तो दैट्स सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें एक ऑडिटर का इंटरेस्ट है। बिजनेस रिलेशनशिप, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट, आपका साथ कोई सेपरेट पीछे बिजनेस रिलेशनशिप चल रहा है। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, okay, and contingency fees and the audit engagement. So these are the some examples which deal with the self interest threat. Next is self review threat. अब ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स occur when during review of any judgment and conclusion reached in a previous year, audit or not
और व्हेन मेंबर्स ऑफ ऑडिट वर प्रीवियसली डायरेक्टर। भैया सिंपल सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब होता है कि आज आप एक कंपनी ऑडिट कंपनी में पार्टनर हो, आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, लेकिन पहले आप उस कंपनी के कोई एम्प्लॉइज रह चुके हो, इंटरनल ऑडिटर रह चुके हो या फिर डायरेक्टर रह चुके, तो आपने उस टाइम पे क्या किया, आज आपको ऑडिट करना है, तो आपको लगता है कि भैया मतलब हमारा ही काम, प्रीवियस ऑडिट का काम रिव्यू होगा और उसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो दैट्स अ गिल्टी। और गिल्टी भी नहीं, दैट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न होगा, सो दैट इज नोन एज सेल्फ कंसर्न, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। Now, non-audit services include professional services provided to an entity of the auditor, other than auditor to review the financial statement. These include management services, internal audit, investment advisory. अगर आप इनमें से मतलब इसके भी पार्ट रहे हो, लेकिन अब आप एक ऑडिटर के पार्ट है, तो आपको पता है कि प्रीवियस ऑडिट, अगर प्रीवियस ऑडिट हुआ होता है तो प्रीवियस ऑडिटर की हेल्प से भैया प्रीवियस ऑडिटर का यूज करके आप अपना इस बार का ऑडिट करते हैं। तो एग्जांपल्स है, व्हेन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर रहा हो तो भाई, तो व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज देन देमसेल्फ ऑफ ऑडिट, भाई काले कारनामे बाहर आएंगे। तो ये आप इससे याद रख सकते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट से। नेक्स्ट जो थ्रेट्स होते हैं वो होते हैं एडवोकेसी थ्रेट। अब एडवोकेसी थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? Advocacy threats occur when the auditor promotes or perceived to be promote the client opinion to the point where people may believe that objectivity is getting compromised. Example, an auditor deals with a share of security of the audit company. It becomes the client's advocate in litigation, or in such situation, auditor can perceived as backing companion causes audit client and may lead to breach. तो advocacy claims इसमें example दे रखा कि कब आता है एडवोकेसी थ्रेट अकॉर्डिंग को, तो भैया आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद रखे, ठीक है, लिटिगेशन एक्सपेंस या उनके एडवोकेट में है, तो आप ना चाहते हुए भी यू आर इन, आप उनके जो जो भी मिस स्टेटमेंट्स है, जो भी मिस डीलिंग हो रहे हैं उसके पार्ट आप बनते हैं, ठीक है, बिकॉज के आपका कुछ परसेंट शेयर है कंपनी के अंदर, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो किस तरह से रिलेटेड है, तो दैट इज नोन एज एडवोकेसी थ्रेट। अब फेमिलियरिटी थ्रेट का मतलब क्या होता है? फेमिलियरिटी थ्रेट का मतलब होता है occur when auditor from relationship with the client where they are too sympathetic, too self-interest, ओके, क्लोज रिलेटिव, आपका कोई क्लोज रिलेटिव उस फॉर्म में मतलब वर्क कर रहा है और आप उसके ऑडिटर हो, तो वो आपको धमकी दे रहा है कि भैया अगर आपने ढंग से ऑडिट नहीं करा तो हम इसको फायर कर देंगे, ठीक है, फॉर्मर पार्टनर्स ऑफ द ऑडिट विंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फेमिलियरिटी थ्रेट्स के। नेक्स्ट टाइप के जो थ्रेट्स होते हैं वो होता है इमीडिएशन थ्रेट्स। सो 5 टाइप के आपके पास थ्रेट है। इमीडिएशन थ्रेट्स अकर व्हेन ऑडिटर आर डिटरेंट फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। सो भैया इमीडिएशन थ्रेट क्या है कि भैया जब आपको ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल जजमेंट या प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के तहत काम ना करने दिया जाए, आपकी एग्रीमेंट्स आपको जवाब ना मिले, पूरा आप कुछ पूछ रहे हैं आपको प्रॉपर आंसर ना मिले, डिसएग्रीमेंट्स आप जो कह रहे हैं उसको ना हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड इमीडिएशन थ्रेट्स। सो बेसिकली वी हैव अ 5 काइंड ऑफ थ्रेट्स। तो हमने पढ़े सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इमीडिएशन थ्रेट। नाउ सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। भैया अब ये इतने जो थ्रेट्स आपने बता दिए, अब इससे सेफ गार्ड, इसकी सेफ शील्ड कैसे होगी, ठीक है, आइए। सो टू एड्रेस द इशू द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल। भैया रूल तो बना नहीं सकते क्योंकि कई बार एक एक थ्रेट भी होता है, कई बार सारे थ्रेट्स भी होते हैं, तो यू हैव अ गाइडिंग प्रिंसिपल इशूड बाय द आईसीआई, ओके, नॉट आईसीआई, द आपके इंटरनेशनल ऑडिट बोर्ड। For the public to have confidence in the quality of audit, it is essential that auditors should always be and appear independent to the entities that they are. भैया जो एक ऑडिटर को ये सोचना चाहिए, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको सैलरी दे रही है, वो भी जो एजीएम में रेम्युनरेशन दे रही है, जो एजीएम में शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। यू आर एक्चुअली हियर फॉर द इंटेंड यूजर। भैया आप उनके लिए हो। ऑडिट कौन करवाना चाहते हैं? ऑडिट वो बंदे करवाना चाहते हैं जो कंपनी पे डिसीजन लेते हैं। तो यू हैव टू शो अ प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। आपको अपनी इंडिपेंडेंस को खतरे में नहीं डालना है। अगर ऐसा है तो you should mention in the audit report or you should backstep from the audit.
Before taking to any work, the auditor must consistently consider whether involves threat to independence. तो बहुत अच्छे से है कि जब आप engagement करते हैं, engagement to the audit होते हैं, तो आपको देखना होता है कि वहां पे आपके independence को तो कोई threat नहीं है, जाने या अनजाने में. ठीक है, अगर आपको इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट होगा तो ऑब्वियसली आप अपना पूरा इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं कर पाएंगे, विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशन, राइट. व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट, अगर कोई थ्रेट ऐसा एग्जिस्ट होता है तो या तो ऑडिटर को मना कर देना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, या फिर साफ साफ बातों में कहिए कि भैया मैं इस लेवल तक ही आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, उस लेवल तक सपोर्ट नहीं करूंगा. ओके. And also safeguard measure need to record form and can serve as evidences compliance with due process. If the auditor unable to fully implement, भैया आप ऑडिटर को बाद में लगता है कि भैया कुछ भी कह लो ये बेशरम है, इनके दिमाग में कोई असर नहीं पड़ता, ये थ्रेट हो रहा है मेरे को इनसे, तो ऑडिटर को वो काम छोड़ देना चाहिए. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है आपको, ठीक है. चलो नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. एक वर्ड है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है कि आपका क्यों तथा क्यों किंतु परंतु वाला माइंड. आपको हर चीज में जो भी चीज हुआ है, इफ यू फील दैट कि दाल में कुछ काला है या फिर काली दाल है, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये ऑडिट एविडेंसेस से मेरा मैच नहीं होता, ये मिस स्टेटमेंट का रीजन क्या है, एरर रीजन है या फ्रॉड रीजन है. इट सिग्निफाइज द ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट फॉरएवर. ये जो माइंडसेट होता है ये आप पे भी होना चाहिए, ये आपके माइंड को पूरा अलर्ट पे रखता है कि भैया कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. नाउ नेक्स्ट, द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड बीइंग अलर्ट टू ऑडिट एविडेंसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट द अदर ऑडिट. अब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई कब करना है? जब ऑडिट एविडेंसेस दूसरे ऑडिट एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है. भैया क्रेडिट सेल्स में अलग दिखा रहा है लेकिन वाउचर्स में अलग दिखा रहा है, इनवॉइसेस में अलग दिखा रहा है. Information that brings into question that reliability of document. भैया डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन होता है. ये जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी आपको शो करे या ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट के लिए शो करे, दैट इज नॉट मैचिंग विद द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स. कंडीशन, अगर आपको लगता है कि फ्रॉड की कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है, देन circumstances that suggest the need of audit procedure in addition to the requirement of the essays. भैया कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो लग रहा है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, सो दैट आर द सर्कमस्टांसेस जहां पे आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का अपना मतलब फॉलो करना चाहिए. मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी. हर टाइम, 3 महीने का ऑडिट है, 1 महीने का ऑडिट है, 10 मंथ्स का ऑडिट है, यू हैव टू फॉलो द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है. थ्रू आउट द ऑडिट, इफ नेसेसरी, अगर लगे कि ऑडिटर को लगता है कि अगर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं या कंक्लूजन ओवर जनरलाइजिंग कंक्लूजन ड्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज की गई है, तो इन सारे केस में ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए. ओके, नाउ वी हैव अ टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हमारे पास टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इस बेसिस पे तो ये जो इस चैप्टर में था मेन चीजें ये थी. नाउ अभी इस चैप्टर के अंदर ऐसे 200 है, ऐसे 220 है और एसक्यूसी 1 है. सो इसके लिए ऐसे 210, ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 का सेपरेट क्लासेस है, ठीक है. थैंक यू सो मच, टेक केयर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको समझ में आया हो दैट दो से 3 चीजें हमने पढ़ी है, तो लाइक बटन प्रेस कर देना. एंड यू नो, अगर इफ यू फील सो दैट इट्स रेलेवेंट फॉर यू, तो डू सब्सक्राइब दैट थिंग. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर.